बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट में रीवा जिले में 57 नए मरीज मिले। 2 दिन के अंतराल में एक बड़ी संख्या कोरोना मरीजों के सामने आई। प्रशासन अलर्ट था, लेकिन कल जो केस सामने आए हैं उसके बाद जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। आज एक बार फिर से रीवा कलेक्टर इलियाराजा टी और एसपी राकेश कुमार सिंह सड़कों पर उतरे और जहां कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता पाया गया वहां पर कार्रवाई की गई। रीवा कलेक्टर व एसपी सिरमौर चौराहा से होते हुए अमैया के रास्ते शिल्पी प्लाजा भी पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों को 24 घंटे के लिए सील किया गया क्योंकि इन दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा था। यह कार्रवाई 20 से ज्यादा दुकानों में हुई है। ओपन जेल में भी लोगों को डाला गया। लोगों की लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने दुकान को सील करने और ओपन जेल में भेजने का फैसला लिया। आपको बता दें कि 57 अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रीवा जिले में सामने आया है। आप सभी को पता है रीवा जिले में भी लगातार है ना कोविड का केसेस है ना बढ़ रही है। कल भी है ना 57 केसेस है ना हमारे ज़िले में आई है। ये अभी तक का है ना एक दिन में है ना सबसे सर्वाधिक है ना संख्या है। तो लगातार प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व और नगर निगम के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं कि लोग है ना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। बट अभी भी है ना देखने में आती है कि मार्केट में इवन दुकानदारों द्वारा भी मास्क नहीं पहना जाता या कुछ ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है। हम लोग एक खुली जेल का है ना भी है ना खुला हुआ है, उसमें लगातार है ना हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है, लापरवाही करता है तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई किया जा रहा है, अस्थायी जेल पे। उसके साथ साथ जुर्माना डालने का, और जब कोई दुकान इतने बार बोलने के बाद भी मतलब मास्क नहीं पहनता है तो उनको 24 घंटे का है ना बंद करने का, और लगातार उल्लंघन करने पर है ना उनको परमानेंटली है ना सील करने का कार्रवाई है ना कर रहा है। रीवा के शिल्पी प्लाजा स्थित न्यू बॉबी मोबाइल पर जीएसटी का छापा पड़ा। एक ही संस्थान के 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। दुकान संचालक द्वारा 1 से 2 करोड़ की जीएसटी चोरी की संभावना है। जीएसटी चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। बॉबी मोबाइल की 2 दुकानों सहित घर पर यह कार्रवाई की गई। सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ये पूरी कार्रवाई जीएसटी विभाग सतना एंटी विजन ब्यूरो की 20 सदस्यीय टीम ने की है। सिस्टम बेस में वर्ष 2019-20 में बड़ा मिसमैच पाया गया और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आगे जो खुलासा होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। बताइएगा। आज जो एक्चुअली कार्रवाई हुई है वो मेसर्स जय ट्रेडर्स जो फर्म्स हैं, इनकी 2 दुकानें हैं। एक जस्ट इसके साइड में है और एक जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वो 2 दुकानें हैं। प्रोप्राइटर जो है वो सौरभ विद्वानी जी हैं। उनके द्वारा ये दोनों फर्में चलाई हैं। उनके द्वारा मेनली जो है मोबाइल प्लस मोबाइल एसेसरीज़ का काम किया जाता है, क्रय विक्रय का। हम लोग जिस आधार पे कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सिस्टम बेसिस है। सिस्टम पे इनका कुछ मिसमैच निकला हुआ है। वर्ष 19-20 में काफ़ी बड़ा मिसमैच है। उस आधार पे हम लोग दोनों दुकानों में एक साथ कार्रवाई की है। प्लस इनका जो घर है देवालय जेपी मोड़ पे, वहाँ पर एक साथ लगभग 22 लोगों की टीमें एंटर की हैं एक ही समय पे। अभी देखिए स्टॉक लिया जा रहा है इनका, जो स्टॉक है वो दोनों दुकानों का। इसके बाद इनके वकील भी उपस्थित हो गए हैं। वो स्टॉक का और जो ट्रेडिंग अकाउंट देंगे, दोनों में जो मिसमैच आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। प्लस जो मिसमैच आया हुआ है उसके एवज में ये क्या जवाब प्रस्तुत कर पाते हैं इनके वकील, है ना, उसके आधार पर ये बता पाएंगे कि कितने का इनके ऊपर लायबिलिटी निकलती है। अभी जो प्राइमा फेसी आपको मोटा मोटा बताएं तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ का मिसमैच है जो हम लोग सिस्टम बेसिस पे लेके आए हुए हैं। और मेन जो है वर्ष 1920। तो अब वकील जो जवाब दे पाएंगे उसी के आधार पर हम आगे निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अभी तो कार्रवाई जारी है, शाम तक जारी रहेगी। हो सकता है कहाँ की टीम है? ये टीम सतना एंटी विजन ब्यूरो प्लस सतना सर्किल 2 से मैडम है, संयुक्त टीमें हैं दोनों, वो कार्रवाई करें। कितनी टीम में कितने लोग शामिल हैं? लगभग 20 सदस्यीय टीम है और एक साथ कार्रवाई जी। किसके नेतृत्व में कार्रवाई? ये जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर कहना चाहिए, श्री कंवर सर, उनके निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। और जो पावर हैं वो एक्चुअली वो हमारे श्री SK साकेत, उनके नाम पे। सर गड़बड़ी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी, गड़बड़ी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की? जी देखिए, गड़बड़ी पाए जाने पर इनके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो टैक्स लायबिलिटी इनसे टैक्स जमा करवाया जाएगा। उस पर जितना ब्याज बनेगा वो प्लस पेनाल्टी दोनों इनसे जमा करवाया जाएगा। सर आपका नाम? जी, आपका नाम? मैं अमित पटेल हूँ। राज्य कर अधिकारी मेरे साथ हैं विजय पांडे जी, और 5 अधिकारी हैं साथ में। 5 स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं एंटी विजन ब्यूरो सतना से। थैंक यू।
रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत चाकघाट में नाबालिग द्वारा छात्रा के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। स्कूल से घर की ओर जा रही छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग ने उसका अपहरण किया। छात्रा का अपहरण कर नाबालिग उसे किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान नाबालिग के 2 अन्य दोस्त भी मौजूद रहे। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये कल सुबह एक बच्ची थी जो 9वीं में पढ़ती थी, अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल गई थी और उसी गांव का ही उसका एक सीनियर लड़का जो 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो उसको मिला रास्ते में एग्ज़ाम के बाद। तो उसको बोला कि मैं तुमको घर छोड़ दूं, एक ही गांव के हैं। तो लड़की ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बहन के साथ जाऊंगी और उसके साथ कुछ काम है। तो लड़के ने बोला कि मैं आपको चलो वहाँ मोड़ तक छोड़ देता हूँ। लड़की बैठ गई, परिचित थी लड़की लड़के से अच्छे से, गांव के ही थे। इसके बाद लड़का लड़की को जहाँ तक जाना था वहाँ ना ले जाके अपने किसी दोस्त के रूम पे लेके गया। रूम के बाहर जब लड़की पहुँची तो कुछ उसके साथी थे 3 और, उन्होंने लड़की को रूम के अंदर खींच लिया, ऐसा लड़की ने रिपोर्ट में बताया है। और उसके बाद जो लड़का उसके साथ उसको लेके गया था, उसने उसके साथ बदमाशी की। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इसमें 3 आरोपी जो नामजद हैं, वो तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी भी नाबालिग हैं और जो एक और अज्ञात व्यक्ति के बारे में उसने बताया बच्ची ने, उसकी तलाश जारी है। बच्ची का सारा वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आरोपियों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करके उनको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना का खतरा रीवा जिले में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हर क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है और खासकर पढ़ाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण विद्यार्थियों में अब डर बढ़ने लगा है। इसी क्रम में आज शहर के मॉडल साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स ने यूजी और पीजी वर्ष 2020-21 की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से कराने की मांग उठाई है। मॉडल साइंस कॉलेज के छात्र आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा। छात्रों का कहना है कि कोरोना का खतरा अब बढ़ गया है और इसीलिए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आगे होने वाली परीक्षा ओपन बुक प्रणाली से होनी चाहिए। जनपद सीईओ द्वारा तालाब की शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने के निर्देश पर सचिव संगठन जनपद त्योंथर द्वारा एसडीएम त्योंथर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। घटना जनपद त्योंथर की है, जहां प्रभारी जनपद सीईओ अरुण भारद्वाज द्वारा शासन के नियम विरुद्ध कई ग्राम पंचायतों कोनी खुर्द, मांगी, बरेठी, डीही आदि में तालाब की शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने का मौखिक आदेश दिया गया और उक्त निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सेवा समाप्ति और निलंबन का दबाव दिया गया, जिस पर जनपद पंचायत त्योंथर के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों ने लिखित मार्गदर्शन चाहा। जनपद से कोई मार्गदर्शन न मिलने और प्रभारी सीईओ की तानाशाही कार्यशैली से तंग आकर सचिव संगठन ने अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से एसडीएम त्योंथर को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक प्रभारी जनपद सीईओ अरुण भारद्वाज के द्वारा कई ग्राम पंचायतों के शासकीय तालाब की जमीन पर आवास देने की घोषणा की गई थी। सिंगरौली जिले में 31 मार्च को एनसीएल के कर्मचारी सुदीप्ता मेहर के जयंत में स्थित सरकारी आवास पर दिनदहाड़े अज्ञात बदमाशों ने सुदीप्ता की पत्नी को बंधक बनाकर लूट कर ली थी। अज्ञात लुटेरों की तलाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 850 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और 16,35,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरे और कोई नहीं बल्कि फरियादी सुदीप्ता मेहर की पत्नी दयावंती की छोटी बहन का पति है, यानी रिश्तेदार ही है। असल में बड़ी बहन छोटी बहन से अक्सर बातचीत किया करती थी और हाल फिलहाल उसने अपनी छोटी बहन को बताया कि पति के साथ काम करने वाले पड़ोसी ने कुछ सामान उनके घर पर रखा है। यह बात छोटी बहन के पति ने भी सुन ली थी और उसने लूट की पूरी योजना बनाई। अपने 2 साथियों के साथ वह उड़ीसा से सिंगरौली पहुंचा और खुद बाहर खड़ा होकर निगरानी करने लगा और अंदर अपने 2 साथी राजेश और विष्णु को भेजकर पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अनिल मेहर और राजेश बिजरा के साथ विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 60 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। एनसीएल आवासीय कॉलोनी में डंपर ऑपरेटर संदीप्त मोहेर हैं, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी अपने आवास में अकेले थी। उसी समय जो है दोपहर में 2 अज्ञात बदमाश घंटी दबा करके और सिविल के कर्मचारी बता के रिपेयरिंग के नाम से अंदर घुसे थे उनके घर पे।
उनके द्वारा पहले कंप्लेन भी की गई थी रिपेयरिंग के संबंध में, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और वो रिपेयरिंग के नाम से जब अंदर आए तो उनको पकड़ लिया और उनके मुंह को बांध दिया और हाथों को जो है रस्सी से बांध करके और उनको बच्चों को और उनको कहा कि यदि तुम चिल्लाओगे तो तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। और इस भय में डाल करके उनने अंदर जा कर के बेडरूम के नीचे रखी 5 अटैची, एक ट्रॉली और 4 बैग थे, उनको लेकर के बाहर चले गए और बाहर से दरवाज़ा बंद करके और फरार हो गए। जो बदमाश अंदर घुसे थे वो बेहतर जानते थे कि परिवार वालों ने जो है उसमें मरम्मत के लिए कंप्लेन किया है आवास में, और वो लोग किसी को कोई गंभीर चोट पहुंचाए या मारपीट किए बिगर बदमाश जो है जहां सामान रखा था वहां से सामान लेकर के और फरार हो गए। और ये बहुत ही छोटे समय में घटना को कारित किया और दिन का समय था, इसलिए ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं इस परिवार से जुड़े हैं या इस परिवार से संपर्क रखते हैं। इस बिंदु पर विवेचना की गई तो उनके जो पीड़िता है उसके बहनोई यानी छोटी बहन के पति अनिल मुहेर उस जो है पद्मलोचन को तलाश किया गया और उड़ीसा जाकर के उसे गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लगभग 60 लाख रुपए की नगद और सोने चांदी के आभूषण जो है जब्त किए गए हैं। जो मास्टरमाइंड है वो जो फरियादिया है जिसके यहाँ घटना हुई है उसकी छोटी बहन का पति है, यानी सगा बहनोई है वो, और उसकी पत्नी जो फरियादिया है फरियादिया की अपनी बहन से लगातार बातचीत होती रहती है। तो घर के विभिन्न विषयों पर ये बात जानकारी में आती है कि कोई अन्य एक अधिकारी जो है उनके यहाँ सामान रख गए जिसमें कीमती वस्तु हो सकती है, और उनके यहाँ जो भी कीमती वस्तु था इसके बारे में भी उनको संज्ञान था। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर के पीपल चौक स्थान पर अशोक तिवारी के आह्वान पर बीजापुर के नक्सली हमले में मारे गए 22 वीर जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए पीपल चौक के दुर्गा स्टेज में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा एवं व्यापारियों के द्वारा शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 31 जवान घायल हैं, जिनका हाल जानने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। इस घटना को लेकर देश के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। सभी देश के लोग इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर और सरकार से मांग कर रहे हैं कि नक्सलवाद जड़ से खत्म हो और उनके द्वारा किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। संदीप से बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। सीधी सिंगरौली के प्रभारी मुख्य सचिव आकाश त्रिपाठी एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। यहां उन्होंने कोविड से निपटने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव जिले के ट्रामा सेंटर में बने कोविड-19 कमांड सेंटर भी पहुंचे और यहां उन्होंने कलेक्टर के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आईएएस आकाश त्रिपाठी होम आइसोलेशन पर रहे। कोरोना संक्रमित से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और इस बात की जानकारी ली कि क्या जिला प्रशासन लगातार उन्हें मॉनिटर कर रहा है या नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामने आ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि सीधी सिंगरौली दोनों जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। वैक्सीनेशन में कमी के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि जिन जिलों में संक्रमण वहां सरकार का प्रयास है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सीधी और सिंगरौली में संक्रमण कम है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार होगा। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी आपको जैसा पता है अभी कोविड की एक नई वेव आई है, पूरे देश में ही आई है। आज देश में 1 लाख से अधिक केसेज आए हैं और आज मध्य प्रदेश में भी अभी तक के हाईएस्ट केसेज सिंगल डे के आए हैं 3300 के करीब। इसके मद्देनज़र चूँकि सीधी और सिंगरौली 2 जिलों का प्रभार मुझे दिया गया है कोविड की व्यवस्थाओं के लिए, तो उसी के तहत आज यहाँ पे दौरा करने आए हैं कि यहाँ की सब व्यवस्थाएँ कैसी हैं और उन व्यवस्थाओं में अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो क्या किया जा सकता है। उसी तारतम्य में अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं। अभी एक प्रोक्योरमेंट सेंटर भी देखा कि वहाँ पर भी डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, कितने किसान आएंगे जब खरीदी होगी, क्योंकि हर जगह हमको कोशिश करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मास्क का डिसिप्लिन कैसे हम और अच्छा ला सकते हैं। जो होम आइसोलेशन हमारे पेशेंट्स हैं, एक तो पहली बात वो आइसोलेशन में रहें और दूसरा उनसे बराबर कमांड कंट्रोल को कॉल करके उनके हाल चाल लेता रहे और अगर उसमें कोई तबीयत में खराबी लगती है और सैचुरेशन डाउन होता है तो उनको शिफ्ट किया जाए। इन सभी चीज़ों पे हम लोग कर रहे हैं। फीवर क्लिनिक्स भी देखेंगे। कुछ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया पे अब जोर दिया जा रहा है कि पहले हम लोग एक बड़े एरिया को कंटेनमेंट बनाते थे, लेकिन अब जो गाइडलाइंस चेंज हुई है उसमें भी ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर घर है तो उसी को हम लोग माइक्रो कंटेनमेंट बना सकते हैं।
उसको भी हम लोग चेक करेंगे। और ओवरऑल पूरा स्ट्रेटजी रणनीति पे आज शाम को एक डिटेल में बैठक भी करेंगे। आज सीएम साहब की एक VCP इसको लेके बजे 3:30 बजे उसको मैं यही सेट तो इन सब मुद्दों पर किसी और ऑल इंडिया केसेज आए हैं उसमें भी देखिए कंटेनमेंट एरिया या 144 में या ऐसे एपिडेमिक एक्ट में जो भी ऑर्डर्स कलेक्टर साहब जारी करते हैं वो उन पर भी बाध्यकारी होते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट एम्पावर्ड है करने के लिए। और उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि कोल इंडिया और जो एनटीपीसी अभी तक उनका सहयोग भी अच्छा मिला। उनके हॉस्पिटल्स दोनों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स उनके ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। मुझे ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं दिखती, लेकिन निश्चित रूप से उनके भी अधिकारियों से हम लोग बातचीत करेंगे कि उसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे उसको वैक्सीनेशन को लेकर इनको टारगेट 3000 का दिया गया है। जिस दिन वैक्सीनेशन डेज इनका अब तो पूरे दिन लेने की बात है और थोड़ा उपलब्धता की ऊपर नीचे होता रहता है। उसके हिसाब से जैसे आज उपलब्धता थोड़ी कम है, लेकिन कोशिश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कि लगातार उपलब्धता बनी रहे और 3000 का टारगेट करीब यहाँ दिया है। अभी रणनीति ये बनाई गई कि जिन जिलों में कुछ 12 जिले ऐसे हैं प्रदेश में जिनमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उन जगहों पे अभी फोकस्ड वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वहाँ टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए, 25,000 45,000 तक टारगेट दिए गए। और बाकी जिलों में जहाँ पे अभी थोड़ा माइल्ड है केसेस, जैसे सिंगरौली में अभी उतने ज़्यादा नहीं आए हैं केसेस, तो यहाँ पे एक अलग टारगेट फिक्स किया गया। प्रयास ये है कि उपलब्धता सुनिश्चित करा के ये टारगेट किया। देखिए इसमें एक नेशनल पोर्टल होता है और जो भी RT-PCR का टेस्ट होता है ऑटोमेटिकली उस पोर्टल में डाउनलोड हो जाता है। उसमें छिपाने की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं इसको और चेक कर लूँगा वैसे, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी डेली रिपोर्टिंग इसकी लेता हूँ। स्टेट केस आप जो बता रहे हो उसको खुद चेक करा लूँगा। वैसे अदरवाइज़ हम लोग स्टेट कंट्रोल रूम से भी मैं रिपोर्ट लेता हूँ, इनसे भी लेता हूँ, तो ये चेक